हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट डे पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 20 जुलाई ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने शामिल किए हैं। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं सुरेंद्र लखनऊ से, मुकुल राठौर क्षितिज अवस्थी और संदीप मुजफ्फरनगर से। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, या फिर हमें मेल कर सकते हैं info.cc@gmail.com पर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास का। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है, आप सभी को जवाब करना है। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप लोग एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 30 प्रश्नों को शामिल किया है। तो आप सभी को कोशिश करना है कि आपका स्कोर 30 में 30 का होना चाहिए। ठीक है, आज की इस क्लास के क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रिपल सी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, ये किस मेनू में आपको मिलते हैं, किस मेनू के अंतर्गत ये ऑप्शन आपको मिलते हैं। सभी शॉर्टकट की यहाँ पर दी गई हैं। तो ये आपको मिलते हैं एडिट मेनू में। आपने देखा होगा जब आप एडिट मेनू में जाते हैं तो वहां पर आपको कट कॉपी के ऑप्शन मिलते हैं, कट कॉपी पेस्ट, है ना, रेडो अंडो, ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो कंट्रोल एक्स से कट कर सकते हैं, कंट्रोल वाई से आप रेडो कर सकते हैं, कंट्रोल जेड से आप अंडू कर सकते हैं। और ये सारे ऑप्शन हमें एडिट मेनू में मिलते हैं। तो ऑप्शन जिन बच्चों ने पहला बी दिया है उनका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पे राइट है, एडिट मेनू। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है उबंटू में डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर क्या होता है। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स पर बेस्ड है। तो इसमें डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर क्या होता है, बताइए कौन सा है करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप सभी के सामने है और यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा बी, जीनोम मीडिया प्लेयर होता है। जीनोम मीडिया प्लेयर होता है उबंटू में, डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इक्वल पावर 5,2 का मान कितना होगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, इक्वल पावर 5,2 का मान। काफी सिंपल है। और लिब्रोऑफिस नाम की जो प्लेलिस्ट है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां पर आप अवश्य देखें। ये सारे क्लास हमने ऑलरेडी करा दिए हैं। जितने भी फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए सारे हमने बहुत ही अच्छे से विद प्रैक्टिकल समझा रखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो देखो जब भी कभी पावर दिया हो तो हमें करना क्या है, पावर 5,2 दिया है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 के ऊपर 2 लगा देना है, मतलब 5 का स्क्वायर कर देना है, पावर 2 कर देना है। अब जब 5 का पावर 2 कर दिया है आपने तो इसका आंसर क्या होगा, 5 × 5 मीन्स 25, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 की पावर 2 यहाँ पर आएगा। तो ध्यान रखना है हमेशा जब कभी भी आपको पावर मिले तो पहली संख्या के ऊपर अगली संख्या आपको लगा देनी है, मीन्स अगली संख्या एज ए पावर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, 25 आपका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ईमेल को 2 भागों में बांटने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। ईमेल को 2 भागों में बांटने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता है @ का सिंबल होता है, @ का सिंबल इस्तेमाल करते हैं ईमेल को 2 भागों में बांटने के लिए। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने का काम कौन करता है। तो यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग कौन करता है, आपका @ का सिंबल ही करता है। इससे पहले का जो पार्ट होता है वो आपका यूजर नेम होता है और इसके बाद का जो पार्ट होता है वो आपका डोमेन नेम होता है, यानी कि वो आपका होस्ट नेम होता है जहां पर आपका ईमेल अकाउंट बनाया गया होता है। वो हो सकता है gmail.com भी हो सकता है, वो आपका yahoo.com भी हो सकता है, rediffmail.com भी हो सकता है और cc@first.com भी हो सकता है। मीन्स अगर किसी भी व्यक्ति ने अपनी प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाई है तो वो उसकी वेबसाइट पर भी हो सकता है। इसलिए मैंने ये बताया आपको क्योंकि कई बार क्या होता है, ये पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा एक सही एक वैलिड ईमेल का पता है, और वहां पर कुछ पते दिए हैं जैसे ABC करके उन्होंने दिया और @gmail.com दिया है। तो आपको लगता है ये तो वैलिड है, बट अगर कोई वहां पे एड्रेस ऐसे दिया गया है ABC करके या कोई भी नाम, जैसे मान लिया लिख देते हैं info@ और CCC_wifi_study.com, तो आपको लगेगा अरे ये तो गलत है। बट कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट भी हो सकती है, ध्यान रखना है ना। तो इसी लास्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ये आपका होस्ट नेम होता है या फिर इससे हम डोमेन नेम भी बोलते हैं, और फर्स्ट वाला पार्ट यूजर नेम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वोशिएंट 5,2 का मान क्या होगा। व्हाट विल बी द रिजल्ट इक्वल क्वोशिएंट 5,2। आज की पूरी क्लास आपको करना है, काफी कुछ यहाँ से नया सीखने को मिलेगा और बहुत सारे यूनिक क्वेश्चन आज हमने इस क्लास में शामिल किए हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आज बच्चों ने हमारे पास भेजे हैं इस क्लास में। सो आपको पूरा क्लास अच्छे से करना है और समझना है
तभी चीजें आपके समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वोशिएंट 5,2 दिया है, मैंने इसको भी आपको ऑलरेडी समझाया है कि इसका मान क्या होगा। पहले इसका आंसर आपको बताते हैं। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। अब कैसे आया, तो देखो बहुत सिंपल है, जब भी क्वोशिएंट दिया हो तो वहां पर आपको भाग करना है और भागफल आपका जवाब होगा। यहाँ पर 5,2 दिया है तो हमें क्या करना है, 2 से भाग करना है, 2 से भाग करना है 5 के लिए, और पॉइंट में नहीं काटना है, शेषफल हमें छोड़ देना है। तो 2 से हम 5 को भाग करेंगे, 2 दूना 4, आंसर शेषफल हमारा 1 बचा, यही छोड़ देना है। आप देख लो भागफल कितना है हमारा, 2 है, बस यही जवाब है आपका। तो भागफल ही आपका आंसर है। जब कभी भी क्वोशिएंट फार्मूला दिया हो आपको क्या करना है, पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना है, जितना भागफल हो वही जवाब है, पॉइंट में आपको काटना नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू फॉर्मेट सेल इन लिब्रियोफिस कैल्क। कई बार हमने आपको बताया है लिब्रियोफिस में सेल फॉर्मेट की शॉर्टकट की क्या होती है, और लगातार ये से क्वेश्चन पूछा है, मतलब लगातार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आपने सही से क्लास किए हैं, पिछले क्लास अगर आपने सही से कर लिए हैं तो आप निश्चित अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ट्रिपल सी एग्जाम में। तो यहां पर सही जवाब है Ctrl+1। सेल फॉर्मेट के लिए क्या होता है, Ctrl+1 इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी। एनईएफटी का पूरा नाम आप सभी को बताना है, बताइए एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होगा इसमें राइट आंसर आपका। तो यहां पर सही जवाब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड से ट्रांसफर होता है इसका पूरा नाम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एईपीएस के लिए क्या जरूरी है, व्हाट विल बी रिक्वायर्ड फॉर एईपीएस। एईपीएस समझते हैं आप, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आप किसी छोटे ग्राहक सेवा केंद्र पर जाते हैं और वहां पर भी पैसे निकाल लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे ग्राहक सेवा केंद्र हैं जहां पर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये किसके अंतर्गत आता है, कैसे काम करता है, एईपीएस के अंतर्गत काम करता है, इसको बोलते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए आधार नंबर जरूरी है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा वी, आधार नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है। ओएसआई की फुल फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और इसका पूरा नाम क्या होता है, तो हमने अभी आपको बता ही दिया है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। इज हैकिंग ऑलवेज पनिशेबल, क्या हैकिंग हमेशा दंडनीय होती है, बताओ। काफी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा लॉजिक आपको यूज करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और फिर आपको बताना है क्या हैकिंग ऑलवेज पनिशेबल है, क्या हैकिंग हमेशा दंडनीय होती है। तो इसका आंसर होगा वी, फॉल्स, ऐसा नहीं है, हैकिंग हमेशा दंडनीय नहीं होती है। आपने देखा होगा एथिकल हैकिंग का भी नाम सुना होगा या फिर एथिकल हैकर का नाम सुना होगा। तो जो एथिकल हैकिंग होती है ये कैसी होती, अच्छे के लिए होती है, ठीक है। कुछ एथिकल हैकर भी होते हैं, तो आपकी जो हैकिंग है ये हमेशा दंडनीय नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना है। बट क्वेश्चन को समझना है पहले, अगर लिखा है हैकिंग दंडनीय होती है तो फिर इसका जवाब ट्रू हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन को समझो, यहाँ लिखा है इज हैकिंग ऑलवेज पनिशेबल, तो ऑलवेज पनिशेबल नहीं होती है, हमेशा दंडनीय नहीं होती है, लेकिन दंडनीय होती है। अगर यहाँ पे ये मिले कि क्या हैकिंग दंडनीय होती है तो इसका आंसर आपको ट्रू लगा देना है, बट हमेशा जब भी आ जाए तो फिर फॉल्स कर देना है। लिब्रियोफिस में नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी कि अगर आप नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं लिब्रियोफिस में तो क्या उसके लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। आप लिब्रियोफिस में वर्क करते हैं, वर्क कर कुछ टाइपिंग कर रहे हैं और अब आप एक नई फाइल ही बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, Ctrl+M दबा देंगे, Ctrl+N, Ctrl+O या Shift+N, बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है, और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप सभी क्लास को लाइक अवश्य किया करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करें, सभी बच्चे लाइक शेयर किया करो क्लास को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे Ctrl+N हो जाएगा, Ctrl+N से आप नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फेसबुक में एक पेज के एक से अधिक एडमिन हो सकते हैं। फेसबुक पेज जो होता है उस पेज में आप एक से ज्यादा एडमिन बना सकते हैं। आपका एक फेसबुक पर पेज है, आपने एक फेसबुक पर पेज बनाया है, क्या आप उस पेज का एक दूसरा एडमिन बना सकते हैं जो आपके पेज को मैनेज करे, तो बिल्कुल बना सकते हैं, आप एक से ज्यादा भी एडमिन रख सकते हैं अपने पेज पर।
विंडोज में खुली हुई सभी फाइल्स को सुरक्षित करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? विंडोज में सभी फाइल्स ओपन हैं, उन सभी को सुरक्षित यानी कि सेव करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? सेव, सेव एज, सेव ऑल या फिर नन ऑफ दी। इससे पहले भी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि विंडोज में अगर आपने अलग अलग कोई फाइल खोल रखी है तो वहां पर सेव, हम सेव ऑल का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेव ऑल, और ये आपको लिब्रे ऑफिस में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भेजा गया ईमेल कहां पर सेव होता है? आपने कोई मेल भेजा है, किसी को मेल भेजा है, तो वो कहां पर सेव होगा? अब ये नहीं पूछा जा रहा है कि जिसके पास भेजा है उसके मोबाइल फोन में कहां पर सेव होगा, ऐसा नहीं पूछते हैं। ये पूछते हैं कि आपने जो मेल भेजा है तो आपके ही डिवाइस में वो मेल कहां पर सेव हो जाएगा? वो मेल सेंड बॉक्स में चला जाएगा। कहां जाएगा? आप जितना भी मेल भेजोगे, जिसको भी मेल भेजोगे, वो सारे मेल आपको सेंड बॉक्स में ही दिखाएंगे। भेजे गए मेल सेंड बॉक्स में होते हैं। जो मेल आपको रिसीव होते हैं वो आपके इनबॉक्स में होते हैं। जो मेल आप डिलीट कर देते हैं वो आपके ट्रैश फोल्डर में चले जाते हैं। कुछ ऐसे मेल होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, ऑटोमेटिक आते रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे मेल आते रहते हैं, कुछ स्पॉन्सर्ड मेल आते रहते हैं, तो स्पैम मेल में चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि स्पैम मेल का फोल्डर होता है, तो वहां पर आपको वो मेल मिलते हैं जिनको हम अवांछित मेल कहते हैं या स्पैम मेल कहते हैं, या फिर आपने देखा होगा जंक मेल के नाम से भी जानते हैं। और कई बार क्वेश्चन आता है कि जंक मेल क्या है, तो जंक मेल भी स्पैम मेल ही होता है, याद रखना है, जंक मेल। ठीक है। उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया? आपको बताना है उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। 14 का जवाब करना है सभी बच्चों को, और यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन पहला, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा उमंग ऐप को लॉन्च किया गया। उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विस मिल जाएंगी। अगर आप इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा कई सारी सर्विस यहाँ पर शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आईएफएससी कोड में कितने डिजिट होते हैं? हाउ मेनी डिजिट इन आईएफएससी कोड? आईएफएससी कोड में कितने डिजिट होते हैं? कई बार क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है और हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसमें जवाब होगा ऑप्शन सी। आपके आईएफएससी कोड में टोटल 11 डिजिट होते हैं, 11 नंबर का आईएफएससी कोड होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, हाउ मेनी पार्ट्स इन यूआरएल? एक यूआरएल में कितने भाग होते हैं? मेन पार्ट आपको यहाँ पे बताने हैं, मुख्य कितने भाग होते हैं एक यूआरएल में? यूआरएल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। जिसकी मदद से आप किसी रिसोर्स तक पहुंच पाते हैं, किसी यूआरएल की मदद से ही आप किसी रिसोर्स तक पहुंच पाते हैं। तो यूआरएल के मुख्य 3 पार्ट होते हैं, मुख्य 3 पार्ट होते हैं। एक तो आपने देखा होगा प्रोटोकॉल होता है जो HTTP करके होता है ना, HTTP, या फिर आपने देखा होगा HTTPS देखा होगा। दोनों में क्या फर्क है? HTTP और HTTPS में क्या फर्क है? तो ये आपका सिक्योर नहीं होता है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये सिक्योर नहीं होता है, और जहां यस लग जाता है वहां पर सिक्योर हो जाता है। सिक्योर क्या होता है? इसके लिए आपको एक SSL सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो SSL सिक्योरिटी हो जाती है, जिसका मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो सिक्योर सॉकेट लेयर, यहाँ पर एक सिक्योरिटी और जुड़ जाती है HTTPS में। ठीक है। जैसे आप किसी वेबसाइट पर हैं, थोड़ा सा आपका समय लेंगे यहाँ पर समझाने के लिए। जैसे आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, मान लिया आपने हमारी ही वेबसाइट पर विजिट किया है www.cccbyfactory.com, या फिर आप किसी बैंक की वेबसाइट पर हैं, मान लिया आप SBI.com पर हैं और वहां पर कोई पेमेंट कर रहे हैं या फिर लॉगिन कर रहे हैं, तो वहां पर आपका जो प्रोटोकॉल होगा वो HTTP अगर यस है, HTTPS है, तो ये सिक्योर माना जाता है। यानी कि आप अपने डिवाइस से उस वेबसाइट तक जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पे लगी हुई है। या आप जो इंफॉर्मेशन, आपके पास एक डिवाइस है यहाँ पर और अपने लैपटॉप पीसी से आप बैंक को एक्सेस कर रहे हैं, अपनी बैंक अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ से जो रास्ता गया ना उस सर्वर तक, उस रास्ते में बहुत सारी समस्याएं भी तो होती हैं। कई सारे हैकर्स बैठे हुए हैं जो इसी बात के लिए बैठे हैं कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिले जिससे वो आपके डेटा को लीक कर लें या फिर आपको हैक करने की कोशिश करते रहते हैं। तो जहां पर HTTPS होता है, वहां पर अगर आप अपनी कोई भी निजी, कोई भी गोपनीय जानकारी डालते हैं तो उसको सिक्योर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो थर्ड पार्टियां हैं ये आपके डाटा को चुरा नहीं सकती है। बट ऐसी वेबसाइट जहां पर HTTPS नहीं दिया है, केवल HTTP दिया है, तो इसका मतलब वो वेबसाइट खराब नहीं है, इसका मतलब वो वेबसाइट आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन उस वेबसाइट तक जाने में जो रास्ता है आपके पास
उस रास्ते में बहुत सारे लोग बैठे हैं और वो आप पर आक्रमण कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, क्योंकि वो रास्ता सुरक्षित नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो इतना सा फर्क होता है। HTTPS वाला जो रास्ता है हमारे फोन से जब हम कनेक्ट होते हैं किसी वेबसाइट के लिए तो वो रास्ता सिक्योर होता है, कोई भी गोपनीय चीज हम उस वेबसाइट पर अगर डालते हैं तो वो सिक्योर रहती है। बट जहां पर HTTP ही केवल होता है तो वो रास्ता सिक्योर नहीं माना जाता है और वहां पर बैठे हुए चोर या ऐसे लोग जो आपका डेटा चुरा सकते हैं या जो इंफॉर्मेशन आप देते हैं उसको चुरा सकते हैं। बस इतना सा फर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर URL आपका 3 पार्ट होते हैं मुख्य आपके। एक तो आपका प्रोटोकॉल हो गया है, उसके बाद में आपका डोमेन नेम होता है और एक आपका फाइल नेम होता है, मीन्स आपका फाइल नेम, ठीक है, जो फाइल आपकी ओपन होती है। बाकी आगे बताएंगे इसके बारे में, हालांकि और भी इसके पार्ट होते हैं। अगर हम बहुत ही डीप आपको इसके बारे में बताएं तो फिर इसके और भी पार्ट बढ़ जाएंगे, ठीक है। बट अभी कॉमन यहाँ पर आपसे पूछा गया है और मुख्य 3 पार्ट होते हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी बिट्स इन IPv4। IPv4 में कितने बिट होते हैं आपको पता ही होगा, हमने कई बार आपको पढ़ाया है। IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है, कितने बिट का होता है, तो यहाँ पर 32 हो जाएगा, 32 बिट का होता है। और हमने आपको ये भी बताया है कि IPv6 अगर आपसे पूछें तो 128 बिट का होता है। IPv6 आपका 128 बिट का होता है। एक और चीज आपको याद रखना है, IPv6 जो आपका एड्रेस होता है ये कैसा होता है, हेक्साडेसिमल होता है। ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर होता है, इसमें नंबर भी होते हैं, साथ में अल्फाबेट भी होते हैं, ठीक है। नंबर और अल्फाबेट दोनों होते हैं, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन इम्प्रेस प्रोग्राम। इम्प्रेस में अधिकतम जूम आप कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम जूम आप इम्प्रेस में कितना कर सकते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका V है, 3000% तक मैक्सिमम जूम आप 3000% तक कर सकते हैं। और मिनिमम की बात करें तो यहाँ पर 5%, आप कम से कम 5% तक जा सकते हैं, मैक्सिमम 3000% तक जा सकते हैं लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में। बाकी जो राइटर है या फिर कैल्क है, तो राइटर की बात करें तो वहां पर मैक्सिमम 600 है और मिनिमम 20%। और अगर कैल्क की बात करें तो 400, मिनिमम 20%। इसमें 400 और 20, इसमें 600 और 20। इम्प्रेस में 3000 हो जाएगा और मिनिमम 5% हो जाएगा। POP और IMAP में कौन ज्यादा शक्तिशाली है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, ये पूछा था कौन ज्यादा शक्तिशाली है। विच इज मोर पावरफुल बिटवीन POP एंड IMAP। अब आपको बताना है इसमें कौन पावरफुल है, POP है या IMAP है या दोनों है या नन ऑफ दीज। POP का मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। दोनों में अधिक पावरफुल कौन है, तो राइट आंसर आप करेंगे IMAP। IMAP थोड़ा एडवांस है POP की तुलना में, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी समझते हैं। देखो हमने यहाँ पर POP3 लिखा है और यहाँ पर IMAP लिखा है, दोनों में डिफरेंस आपको समझाते हैं। POP इज अ सिंपल प्रोटोकॉल दैट ओनली अलाउ डाउनलोडिंग मैसेज फ्रॉम योर इनबॉक्स टू योर लोकल कंप्यूटर। पहली बात तो ये समझो कि दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है आपके ईमेल को डाउनलोड करना, ठीक है। बट यहाँ पर ये आपके लोकल कंप्यूटर में मेल को डाउनलोड करता है, केवल POP क्या करता है आपके लोकल कंप्यूटर में ही मेल को डाउनलोड करता है। IMAP इज मच मोर एडवांस and allow you the user to see all the folders on the mail server। POP के माध्यम से जो यूजर है वो डाउनलोड होने के बाद में ही मेल को देख सकता है। बट IMAP अगर प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है तो ये सर्वर पर ही मेल को देख सकता है, ध्यान रखना है, सर्वर पर ही मेल को देख सकता है। POP सर्वर यूज्ड पोर्ट नंबर 110, POP पोर्ट नंबर 110 का इस्तेमाल करता है। एंड POP विद SSL, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, चाहो तो आप नोट कर सकते हो। POP प्रोटोकॉल 110 पोर्ट नंबर इस्तेमाल करता है। बट अगर POP SSL है, मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर से सुरक्षित है, सिक्योरिटी मिली हुई है इसमें, तो ये पोर्ट नंबर 995 इस्तेमाल करेगा, ठीक है। बाकी IMAP कौन सा पोर्ट नंबर इस्तेमाल करता है, 143 पोर्ट नंबर IMAP 143 करता है। बट अगर यही IMAP जब सिक्योर हो जाता है, SSL की सिक्योरिटी अगर है, तो 993 पोर्ट नंबर इस्तेमाल करेगा। इन POP3 द मेल कैन ओनली बी एक्सेस्ड फ्रॉम ए सिंगल डिवाइस एट ए टाइम। एक बार में केवल सिंगल डिवाइस से ही मेल को एक्सेस किया जा सकता है POP3 के माध्यम से। बट जो IMAP प्रोटोकॉल है इसके माध्यम से आप मल्टीपल डिवाइसेज में एक्सेस कर सकते हैं। मैसेज कैन बी एक्सेस अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेज।
तो ये फर्क है, इसको समझ लेना ध्यान से। आई होप आपके समझ में आया होगा। बाकी जब हम अलग से क्लास लेंगे, अगर आपका एग्जाम आगे होने वाला है, तो जब हम अभी नया बैच स्टार्ट करेंगे वहां पर ये चीजें आपको बहुत ही विस्तार से समझाएंगे, ताकि ये आपके काम ट्रिपल सी के भी काम आ सकें। बाकी अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर भी ये चीजें आपके काम में आ सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है इंटरनेट कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करता है। इंटरनेट कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करता है, कुछ ऐसा प्रश्न पूछा है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर सिंपल है, आपको बताना है लैन मैन वैन पैन में कौन सा हो सकता है। इंटरनेट जिसे वर्ल्ड वाइड वेब का नेटवर्क बोला जाता है, तो उसका मतलब है वैन, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा आपका राइट आंसर। बाकी लैन का तो फुल फॉर्म आपको पता ही होगा अगर आप कंटिन्यू क्लास हमारे करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, और पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन लोकल में होता है, एक बिल्डिंग या कैंपस में नेटवर्क हो सकता है जिसको हम लैन नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, और मैन कहाँ हो सकता है, एक आपके सिटी में हो सकता है मैन, जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। बाकी वैन की बात करें तो ये आपका पूरे भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क है, जिसे आप इंटरनेट के नाम से जानते हैं। और पैन एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है। अगर आपने अपने डिवाइस का ब्लूटूथ ऑन किया है, तो ब्लूटूथ से अगर आपने दो डिवाइस को कनेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पर कौन सा नेटवर्क होता है, यहाँ पर पैन नेटवर्क ही होता है। ब्लूटूथ के अंदर पैन नेटवर्क होता है, ध्यान रखना, जिसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को मेल भेजने के लिए हमें क्या करना होता है। किसी व्यक्ति को अगर हम मेल भेजना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है, मेल को राइट करना होता है, कंपोज करना होता है, फॉरवर्ड करना होता है, या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पर राइटर लिख गया बट राइट होगा केवल। तो सिंपल सी बात है, जब हम किसी को मेल भेजना चाहते हैं तो हमें कंपोज करना होता है। ऑप्शन हमारा वी है, कंपोज। बट अगर यहाँ पर कंपोज के स्थान पर होता सेंड, तो क्या करते आप, तो सेंड पर क्लिक कर सकते थे, क्योंकि भाई कंपोज करने के बाद हमें सेंड करना होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे अभी क्या है, ऑप्शन बी, कंपोज। वर्ड काउंट का विकल्प किस मैनू में होता है, आपको बताना है वर्ड काउंट का विकल्प किस मैनू में होता है, बताइए। करेक्ट जवाब यहाँ पे क्या है, आपको आंसर करना है। और ये प्रीवियस पेपर 20 जुलाई का है। सॉरी, यहाँ पर जो डेट पड़ा है 18 जुलाई पड़ा है, मैंने चेंज नहीं कर पाया इसको। तो यहाँ पर ये 20 जुलाई है। ठीक है, ये जो प्रीवियस पेपर आप लोग पढ़ रहे हैं ये 20 जुलाई का पेपर है, बट यहाँ पर डेट चेंज करना हम भूल गए थे, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा सही जवाब, ऑप्शन सी, टूल्स मेनू में मिलता है। देखो वर्ड काउंट का विकल्प आपको कहाँ मिलेगा, टूल्स मेनू के अंतर्गत मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये काफी एग्जाम में आता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QR कोड, आपको बताना है QR कोड का पूरा नाम क्या होता है। QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। ये क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है जिसे 1994 में डेंसो वेब के द्वारा बनाया गया। 1994 में डेंसो वेब के द्वारा डेवलप किया गया QR कोड। फायरवॉल एक अवरोधक है जो वायरस को आने से रोकता है। फायरवॉल एक अवरोधक है जो वायरस को आने से रोकता है, क्या ये बात सही है। फायरवॉल इज ए ब्लॉकर दैट प्रिवेंट्स वायरस फ्रॉम कमिंग इन, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। क्वेश्चन देखिए, कैल्क में काउंट फार्मूला संख्याओं की गिनती करने के लिए होता है। कैल्क में जो काउंट फार्मूला होता है ये संख्याओं की गिनती करने के लिए होता है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट जवाब है, आप सभी को आंसर करना है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। कैल्क में जो काउंट फार्मूला होता है ये क्या करता है, संख्याओं को काउंट करने का काम करता है। ठीक है, संख्याओं को काउंट करने का काम करता है। जैसे मान लिया कि आपने यहाँ पर एक रेंज दी है, कुछ सेल हैं, और इन सेल में आपने कुछ लिखा है 1 2 3 4 5, तो क्या करेगा, यहाँ पे काउंट करके ये बताएगा कि कितनी सेल में आपके नंबर लिखे गए हैं। अगर मान लिया किसी जो रेंज आपने दी है, इस रेंज में कहीं पर आपने कोई अल्फाबेट टाइप कर दिया A, तो इसको ये काउंट नहीं करेगा, ये बताएगा कि एक नंबर यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 4 नंबर ही आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, केवल संख्याओं को काउंट करने का काम करता है। बट यही काउंटा कर दें तो काउंटा क्या करेगा, आपके कैरेक्टर को भी काउंट कर लेगा। यहाँ पर जो आप लेटर देंगे उसको भी काउंट कर लेगा। वेबसाइट का प्रथम पेज क्या होता है, फर्स्ट पेज आप क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यू पेज, होम पेज, फर्स्ट पेज ही बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और फर्स्ट पेज आपके सामने आता है, उसे आप होम पेज के नाम से जानते हैं, वो आपका होम पेज होता है। बाकी सारे जो पेज होते हैं उस वेबसाइट पर, तो होम पेज पर ही वो लिंक आपको मिलते हैं। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, देखो जैसे आपकी कोई किताब है ना, कोई बुक है, तो एक जो किताब है उस बुक के अंदर कई सारे पेज होते हैं, लेकिन पहला पेज होता है ना, उस पर आपने देखा होगा एक
लिस्ट होता है जहाँ पर सारे पेज के आपको नाम दिए होते हैं कि कौन सा चैप्टर कहाँ पर है, पूरा डिटेल वहाँ पे लिखा होता है। तो ऐसे ही हमारी जो किताब होती है कई पेजेस को मिलाकर के बनाई जाती है, वैसे ही जो हमारी वेबसाइट होती है ये भी आपकी एक प्रकार से ऑनलाइन किताब ही होती है। और इस ऑनलाइन किताब में क्या होता है, बहुत सारे पेज होते हैं। बहुत सारे पेज का मतलब यहाँ पर एक वेबसाइट में बहुत सारे पेज शामिल होते हैं जो कि हाइपरलिंक से अटैच होते हैं। तो जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं उसका पहला पेज आपको दिखाई देता है जिसे हम होम पेज के नाम से जानते हैं, और वहां पर बहुत सारे लिंक मिलते हैं। ये लिंक दूसरे पेजेस के होते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उस वेबसाइट का दूसरा पेज आपके सामने आ जाता है। जैसे ही फिर आपने किसी लिंक पे क्लिक किया तो उस वेबसाइट का तीसरा पेज आपके सामने आ जाता है। तो उस वेबसाइट में जितने भी पेज होते हैं सभी को एक लिंक दिया जाता है और उस लिंक से यानी कि हाइपर लिंक से सभी पेज को कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन हमारा बी है, होम पेज। लिब्रे ऑफिस में क्या कंट्रोल पी तथा अल्ट पी द्वारा प्रिंट कर सकते हैं? आपको जवाब करना है इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। काफी अच्छा प्रश्न है, काफी बच्चे इसको गलत कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल पी और कंट्रोल और अल्ट पी से आप प्रिंट कर सकते हैं, तो ये फॉल्स करना है, क्योंकि हम कंट्रोल पी से तो प्रिंट कर सकते हैं लेकिन अल्ट पी से प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों शर्तें आपके करेक्ट नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और ध्यान रखना है, ये मैंने फॉल्स ऑप्शन जानबूझकर ऊपर दिया है क्योंकि कई बार क्या होता है आपको एग्जाम में फॉल्स ऑप्शन ऊपर मिलता है, तो आपको वहां सोच समझ कर टिक लगाना है। ऐसा ना समझना कि आपका ट्रू ऊपर ही है और आपने ऊपर मारा और आगे बढ़ गए, तो गलत हो जाएगा। देखना है फॉल्स लिखा कहां पर है, ऊपर नीचे भी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में A1 से A6 तक रेंज कैसे दिखाएंगे? अगर आपको A1 से लेकर के A6 तक की रेंज को दिखाना है तो आप कैसे दिखाएंगे? यहाँ पर कुछ आपके सामने ऑप्शन है, तो बताओ यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। A1 से A6 तक की रेंज आपको दिखानी है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, इक्वल सम A1 कॉलन A6। कॉलन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रेंज के लिए हमेशा कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। दो बिंदी आप देख रहे हैं ना, इससे एक रेंज सेट हो जाती है। जैसे यहाँ A1 लिखा इन्होंने और कॉलन लगा दिया, A6 लिखा, इसका मतलब A1 A2। अब इसके बीच में जितने भी सेल पड़ेंगे सभी को ये कनेक्ट कर लेगा। अब कोई भी अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो इन सभी पर मान्य होता है। तो रेंज के लिए हमेशा कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, ये बात आपको आनी चाहिए। कैल्क में प्रेजेंटेशन स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। कैल्क में प्रेजेंटेशन स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे आज एग्जाम में, तो यस नो में जवाब करना है, ट्रू फॉल्स आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? कैल्क में प्रेजेंटेशन स्लाइड का इस्तेमाल होता है, तो भाई ये तो फॉल्स है। कैल्क में प्रेजेंटेशन स्लाइड का इस्तेमाल कहाँ होता है आपको पता है? प्रेजेंटेशन स्लाइड का इस्तेमाल कहाँ होता है? इम्प्रेस में होता है, क्योंकि इम्प्रेस क्या है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, ना कि कैल्क। कैल्क तो आपका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? आपको बताना है बिटकॉइन के फाउंडर कौन है, बताओ। 28 में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? और यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, सतोशी नाकामोटो। ये बिटकॉइन के फाउंडर है। हाउ मेनी डिजिट इन IIN नंबर? IIN नंबर में कितने अंक होते हैं? कितने डिजिट का होता है आपका IIN नंबर, बताओ। यहां पर कौन सा करेक्ट जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 8 डिजिट का होता है। आपका जो IIN नंबर होता है ये 8 डिजिट का होता है। ध्यान रखना है, आपका जो डेबिट कार्ड होता है वो कितने डिजिट का होता है? 16। आपका डेबिट कार्ड 16 अंकों का होता है। इसमें शुरुआत के जो 8 डिजिट होते हैं वो आपके IIN नंबर ही होते हैं। SAAS की फुल फॉर्म क्या होती है? आपको आंसर करना है। कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? और ये आज का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, तो उसमें कौन सा करेक्ट जवाब है? ये काफी एग्जाम में आता है। इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। थोड़ा सा आप यहाँ समझ सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ मॉडल हैं, कुछ सर्विस मॉडल हैं, तो ये ध्यान रखना है 3 सर्विस मॉडल हैं, बस यही एग्जाम में आते हैं। आपसे इस पर फुल फॉर्म ही पूछते हैं। इसका मतलब होता है IaaS का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो तीनों आपको नोट कर लेना है, बस यहाँ से जब पूछा जाएगा तो फुल फॉर्म ही आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। जिनका भी कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आपको अच्छे से पेपर करना है, निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा होगा। बस कॉन्फिडेंस से आपको एग्जाम देना है। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और जवाब करना है। निश्चित आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे बच्चे हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर हमारा आज एग्जाम है और मुझे पता नहीं कुछ भी, हम कैसे एग्जाम दें, बहुत डर लगता था। लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं और मैसेज करते हैं सर पेपर बहुत अच्छा हुआ, जो भी आपने पढ़ाया सब कुछ वहाँ पर था और हमने बहुत अच्छे से किया। तो आपको बस कॉन्फिडेंस में रहना है। आपको ऐसा नहीं कभी भी महसूस करना है कि हमें कुछ पता नहीं है।
कॉन्फिडेंस पे रहेंगे, आप जितना सीखा है ना, उस पर भरोसा करिए और आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। बट जो भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में याद रहे आप हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, या फिर हमें मेल कर सकते हैं info.cccwifi@gmail.com पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।